हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। हम हल करवा रहे थे परिचालन विभाग में शंटिंग मास्टर की लेवल 4 की जो भर्ती थी बीकानेर डिवीजन में 12 फरवरी 2022 को, उसका पेपर हल करवा रहे थे। पिछले दो वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 40 तक और 41 से लेकर के 80 तक के प्रश्न हल करवा दिए गए थे, और अब हम 81 नंबर के सब प्रश्न से हल करवाएंगे। देखो, पिछले जो दोनों वीडियो थे उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हल करवाना था। पैनल पर शंट सिग्नल बटन किस रंग के होते हैं। प्रश्न नंबर 81 रहेगा। पिछले 80 नंबर तक पहले हल करवा दिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पैनल पर शंट सिग्नल बटन किस रंग के होते हैं। देखो, पैनल पर जो शंट सिग्नल होते हैं, शंट सिग्नल के जो बटन होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, इसलिए 81 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर रहेगा सी, शंट सिग्नल पीले रंग का। देखो, लाल दे रखा है, लाल रंग के जो बटन होते हैं वो सिग्नल के होते हैं। पैनल पर जो लाल रंग के बटन होते हैं वो सिग्नल के होते हैं, ठीक है। हरे रंग के जो बटन होते हैं, हरे रंग के जो बटन होते हैं वो अपने चाबी लेने और देने के होते हैं, चाबी लॉक करना और चाबी देने के होते हैं। पीले रंग के सिग्नल के होते हैं। ग्रे रंग के जो बटन होते हैं वो रूट बटन के होते हैं। पैनल पर जो ग्रे रंग के बटन होते हैं वो रूट बटन के होते हैं, और नीले रंग के जो बटन होते हैं वो पॉइंट के होते हैं। पैनल पर जो नीले रंग के बटन होते हैं वो पॉइंट के होते हैं। लाल रंग के बटन सिग्नल के, हरे रंग के बटन होते हैं वो चाबी लेने का और देने का होता है। जैसे किसी का गेट है किसी स्टेशन पर, तो वो उस गेट की चाबी लेना और देना, या जो CH की होती है वो लेना और देना, लॉक करना और देने के लिए हरे रंग का होता है। पीला होता है वो शंट सिग्नल का होता है, और ग्रे जो रंग का बटन होता है वो रूट बटन होता है। ग्रे रंग का बटन किसका होता है, रूट बटन का होता है। सवाल नंबर 82 देखेंगे। डबल लाइन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में, डबल लाइन है कौन सी, डबल लाइन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने हेतु क्या दिया जाएगा, क्या किया जाएगा। डबल लाइन है और अगले ब्लॉक सेक्शन में, ध्यान रहे, ब्लॉक बैग डबल लाइन में भी किया जाता है और सिंगल लाइन में भी किया जाता है। ब्लॉक बैग डबल लाइन में भी किया जाता है और सिंगल लाइन में भी किया जाता है। ब्लॉक फॉरवर्ड केवल डबल लाइन में किया जाता है। ब्लॉक फॉरवर्ड केवल डबल लाइन में किया जाता है। तो डबल लाइन में अगले ब्लॉक सेक्शन में करना है तो ब्लॉक फॉरवर्ड करेंगे। अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करनी है तो ब्लॉक फॉरवर्ड करेंगे। पिछले में करनी है तो ब्लॉक बैक करेंगे, ठीक है। अगले में करनी है तो ब्लॉक फॉरवर्ड करेंगे, पिछले में करनी है तो ब्लॉक बैक करेंगे। ध्यान रहे, डबल ब्लॉक बैक केवल सिंगल लाइन, ब्लॉक बैक दोनों में डबल लाइन और सिंगल लाइन में होता है, और ब्लॉक फॉरवर्ड केवल डबल लाइन में होता है। ब्लॉक फॉरवर्ड केवल डबल लाइन में होता है। प्रश्न नंबर 83 देखेंगे। सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी को क्या कहते हैं। सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी को, सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी को, सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी को सिग्नल ओवरलैप कहेंगे। प्रश्न संख्या 83 का बी सही रहेगा, सिग्नल ओवरलैप। अब मैं ये भी बता दूं आपको कि ब्लॉक ओवरलैप क्या होता है, सिग्नल ओवरलैप। देखो, मल्टी एस्पेक्ट जो सिग्नल है उनमें बहुसंकेती जो सिग्नल प्रणाली है उसमें सिग्नल ओवरलैप की दूरी होती है 120 मीटर। सिग्नल ओवरलैप की जो दूरी होती है वो होती है 120 मीटर, और ब्लॉक ओवरलैप की जो दूरी होती है वो होती है 180 मीटर। लाइन क्लियर देने के लिए जो पर्याप्त दूरी होती है उसको ब्लॉक ओवरलैप कहेंगे, और सिग्नल ओवरलैप कहेंगे। सिग्नल ऑफ करने की जो दूरी होती है उसको सिग्नल ओवरलैप कहेंगे। बहुसंकेती जो प्रणाली है उसमें ब्लॉक ओवरलैप की दूरी 180 और सिग्नल ओवरलैप की 120 मीटर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 84 नंबर का प्रश्न रहेगा। डबल लाइन पर पिछले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने हेतु दिया जाएगा। पिछले में मैंने अभी बताया था 82 नंबर के प्रश्न में, 82 नंबर का जो प्रश्न पढ़ाया था उसमें अभी बताया था कि डबल अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने हेतु ब्लॉक फॉरवर्ड और पिछले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने हेतु ब्लॉक बैक। ध्यान रहे, यदि हम एक चीज को, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो उसमें कई प्रश्न मिलते हैं। जैसे हमको यदि ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड के याद है, इस पेपर में 6 प्रश्न आए ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड के संबंधित, ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड संबंधित 6 प्रश्न आए हैं। दूसरा, सिग्नल ऑफ करने की जो पर्याप्त दूरी हमने यदि याद की होती है तो उसके संबंधित भी 4-5 क्वेश्चन आए हैं। यानी एक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा तो हमारे कई प्रश्न हल होते हैं इससे। डबल लाइन पर पिछले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग हेतु ब्लॉक बैक दिया जाएगा, अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग हेतु ब्लॉक फॉरवर्ड दिया जाएगा। ध्यान रहे, ब्लॉक बैक डबल लाइन में भी होता है, सिंगल लाइन में भी होता है, ब्लॉक फॉरवर्ड केवल डबल लाइन में होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर का प्रश्न रहेगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सीधा सा है, अशोक गहलोत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अशोक गहलोत है। ध्यान रहे, अशोक गहलोत। 86 नंबर का प्रश्न देखेंगे। देखो दोस्तों, अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं समय समय पर जो अपने वीडियो हैं, अपने पेपर है, मॉडल पेपर और जो विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न पत्र है, वो इस चैनल पर हल करवाता रहूंगा। 86 नंबर का देखो, डबल लाइन पर अस्थायी इकहरी लाइन से, डबल लाइन पर अस्थायी इकहरी यानी डबल लाइन से सिंगल लाइन में गुजरने वाली पहली गाड़ी की गति क्या रहेगी? डबल लाइन से सिंगल लाइन यदि किया है तो उससे गुजरने वाली पहली गाड़ी की गति क्या रहेगी? ठीक है, पहली गाड़ी की गति रहेगी 25 kmph। पहली गाड़ी डबल लाइन से अस्थायी तौर पे सिंगल लाइन किया है तो पहली गाड़ी चलेगी 25 kmph की रफ्तार से चलेगी। ठीक है, अब एक इसमें क्लियरिफिकेशन और है कि सेक्शन में यदि आपकी पहली गाड़ी ART या ARME है, सेक्शन में जाने वाली आपकी पहली गाड़ी ART या ARME है, और यदि वो दुर्घटना स्थल पर कार्य करने जा रही है, ART ARME है और दुर्घटना स्थल पर कार्य करने जा रही है, तो आप कंट्रोलर की सलाह से सामान्य गति से भी भेज सकते हैं उसको। कंट्रोलर से पूछे हुए, कंट्रोलर से पूछने के बाद में सामान्य गति से भी भेज सकते हैं। 87 नंबर का सवाल देखेंगे, सवारी गाड़ी को ड्यू कब माना जाएगा? देखो, सवारी गाड़ी को ड्यू कब माना जाएगा, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवा देता हूं। एक मैंने अभी बताया था, यदि आपका एक प्रश्न सही रहेगा, एक प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उससे कई प्रश्न हल हो जाएंगे। सवारी गाड़ी को ड्यू कब माना जाएगा, अब आपको मैं बता देता हूं कि सवारी गाड़ी को ड्यू कब माना जाएगा। देखो, सवारी गाड़ी को ड्यू माना जाएगा, सवारी गाड़ी यदि रनिंग टाइम से 10 मिनट ज्यादा लेट होती है, रनिंग टाइम प्लस 10 मिनट, तो आपकी सवारी गाड़ी ड्यू मानी जाएगी। रनिंग टाइम से 10 मिनट लेट होती है तो आपकी सवारी गाड़ी ड्यू मानी जाएगी। दूसरा, मालगाड़ी बता देता हूं मैं आपको। मालगाड़ी रहेगी रनिंग टाइम से 20 मिनट, रनिंग टाइम से 20 मिनट यदि देरी से चलेगी, 20 मिनट लेट हो गई तो मालगाड़ी ड्यू मानी जाएगी। सवारी गाड़ी रनिंग टाइम प्लस 10 मिनट लेट हुई तो सवारी गाड़ी ड्यू मानी जाएगी, और मालगाड़ी 20 मिनट प्लस रनिंग टाइम प्लस 20 मिनट ड्यू हुई तो मालगाड़ी मानी जाएगी। और एक और होता है अपना पेट्रोलमैन, ध्यान रहे, पेट्रोलमैन ड्यू कब माना जाएगा? पेट्रोलमैन कब ड्यू माना जाएगा? पेट्रोलमैन ड्यू माना जाएगा उसका जो एक्चुअल टाइम है आने का, उससे 15 मिनट यदि लेट हो गया तो, यदि उसका जो एक्चुअल टाइम है उससे 15 मिनट लेट हो गया तो पेट्रोलमैन ड्यू माना जाएगा। सवारी गाड़ी रनिंग टाइम प्लस 10 मिनट, मालगाड़ी रनिंग टाइम प्लस 20 मिनट, पेट्रोलमैन उसके जो एक्चुअल टाइम है उससे 15 मिनट लेट हो गया तो। अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि पेट्रोलमैन यदि ड्यू हो गया तो आपको एक क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। पेट्रोलमैन यदि ड्यू हो गया तो आपको एक क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, और पेट्रोलमैन ड्यू होने पे क्वेश्चन लगाएंगे, वो कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे? देखो, सतर्कता आदेश लगाना पड़ेगा। पेट्रोलमैन यदि ड्यू हो गया तो, ये पेट्रोलमैन यदि ड्यू हो गया तो आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रहेगा 40 kmph, तो दिन में यदि आपका पेट्रोलमैन ड्यू हो गया तो दिन रहेगा, दृश्यता साफ रहेगी तो 40 kmph का, और दृश्यता साफ नहीं है तो 15 kmph का। प्लस में उसमें नीचे लिखेंगे कि आपको निगरानी रखते हुए पेट्रोलमैन को देखते हुए चलना है। किसको ढूंढना है? पेट्रोलमैन को ढूंढना है, और नेक्स्ट स्टेशन पर उसकी सूचना देनी है। पेट्रोलमैन को देखना है और नेक्स्ट स्टेशन पर उसकी सूचना देनी है। पेट्रोलमैन ड्यू हो गया तो आपका क्वेश्चन लगेगा 40 kmph का और 15 kmph का, यानी कि दृश्यता साफ होगी तो 40 का, और दृश्यता साफ नहीं है तो 15 kmph का क्वेश्चन लगेगा। ध्यान रहे, सवारी गाड़ी रनिंग टाइम प्लस 10 मिनट, मालगाड़ी रनिंग टाइम प्लस 20 मिनट, और पेट्रोलमैन 15 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, 88 नंबर का प्रश्न रहेगा, निम्न में से भारत रत्न किसे मिला है? भारत रत्न किसे मिला? लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर का एक सवाल और था, एक प्रश्न और था इससे पिछले में, जो पहले वीडियो में मैंने बताया था। लता मंगेशकर, निम्न में से भारत रत्न मिला है, लता मंगेशकर को मिला है। ध्यान रहे, इसको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मृत्यु आपके पेपर हुआ था उससे पहले ही हुई थी, 6 फरवरी 2022 को। लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुई थी? 6 फरवरी 2022 को हुई थी। ठीक है, भारत रत्न मिला था लता मंगेशकर को। अब 89 नंबर का प्रश्न है, वैगन टर्न राउंड की गणना किसमें की जाती है?
वैगन टर्न राउंड, वैगन टर्न राउंड। अब वैगन टर्न राउंड क्या है ये मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। वैगन टर्न राउंड एक ऐसी अवधि है, औसत अवधि, वैगन टर्न राउंड एक ऐसी औसत अवधि है जिसमें एक कोई विशेष वैगन अपनी औसत भरी हुई यात्रा पूरी करता है। देखो वैगन को भरने के बाद में जो उसकी यात्रा पूरी करने का जो औसत समय होगा उसको हम वैगन टर्न राउंड कहेंगे। उस हम ऐसा कह सकते हैं इसको कि वैगन टर्न राउंड उस औसत अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक विशेष वैगन अपनी औसत भरी हुई यात्रा पूरी करता है और जिसके बाद वह पुनः लोडिंग के लिए उपलब्ध होता है, उसे हम वैगन टर्न राउंड कहेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब अवधि में है तो अवधि टन में तो हो नहीं सकती, घंटे को एक आध घंटे का तो है नहीं, इसका मतलब किलोमीटर दूरी में तो नहीं है, अवधि है, अवधि होगी तो क्या होगी, दिनों में होगी। यानी वैगन टर्न राउंड होगा वो किस में होगा, वैगन टर्न राउंड होगा वो किस में होगा, दिनों में होगा। इसकी गणना किस में की जाएगी, दिनों में की जाएगी। 89वें प्रश्न का उत्तर रहेगा सी, यानी दिनों में। 90 नंबर का प्रश्न है, किस गाड़ी को चलाने के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, किस गाड़ी को चलाने के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। देखो जीएम स्पेशल, राजधानी और शताब्दी, और एक दे रखी है एआरएमई एआरटी प्रोसीडिंग टू एक्सीडेंट साइट। यदि एआरटी और एआरएमई खड़ी है, एआरटी और एआरएमई खड़ी है प्रोसीडिंग टू एक्सीडेंट साइट और वो एक्सीडेंट हुआ है तो वहां सबसे पहले जीएम की और आवश्यकता नहीं है, वहां आवश्यकता है एआरएमई और एआरटी की। यानी हमको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी एआरएमई और एआरटी को, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी एआरएमई और एआरटी को। 91 नंबर का सवाल देखेंगे, आईसीएमएस किसको व्यक्त करता है, आईसीएमएस, आईसीएमएस किसको व्यक्त करता है। देखो 91 नंबर का सवाल में आईसीएमएस व्यक्त करता है कोचिंग ट्रैफिक को। आईसीएमएस किसको व्यक्त करता है, कोचिंग ट्रैफिक को। कोचिंग आईसीएमएस का मैं फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। आईसीएमएस, आईसीएमएस का अर्थ रहेगा इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। आईसीएमएस का फुल फॉर्म रहेगा, आईसीएमएस का फुल फॉर्म रहेगा इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। यानी आईसीएमएस किसको व्यक्त करेगा, कोचिंग ट्रैफिक को, किसको व्यक्त करेगा, कोचिंग ट्रैफिक को। अगला प्रश्न देखेंगे 92वां प्रश्न। वीडियो लाइक और शेयर करना, जिनने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपना चैनल भी सब्सक्राइब करना। 92वां प्रश्न है, वर्किंग टाइम टेबल कौन जारी करता है। ध्यान रखें, अपने जो विभागीय परीक्षाएं होती है इनमें बहुत क्वेश्चन मिलते हैं एक दूसरे पेपर से। वर्किंग टाइम टेबल WTT हर स्टेशन पे आता है, हर रेल कर्मचारी के पास रहना चाहिए, ऑपरेटिंग वाले हर रेल कर्मचारी के पास रहता है WTT। वर्किंग टाइम टेबल कौन जारी करता है, वर्किंग टाइम टेबल कौन जारी करता है। इसका उत्तर रहेगा ए, PCOM और CPTM, PCOM और CPTM। एक प्रश्न और आया था पिछले एक 8 तारीख का जनवरी में जो पेपर था उसमें PCOM की फुल फॉर्म प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। ठीक है, 93वां प्रश्न है, संटिंग आदेश कौन बनाता है। संटिंग आदेश, अब संटिंग आदेश का नंबर क्या रहेगा, संटिंग आदेश का नंबर रहेगा T806, T806 रहता है संटिंग आदेश। और बनाता कौन है, पहले ये बताओ दिया किसको जाता है, स्टेशन मास्टर के द्वारा संटिंग आदेश बना करके लोको पायलट, गार्ड, लोको पायलट, गार्ड और एक मूल कॉपी अपनी सेफ रहेगी फाइल में। यानी कि 3 कॉपियों में बनेगा संटिंग आदेश। स्टेशन मास्टर बनाएगा, गार्ड क्लर्क नहीं बनाएगा, संटिंग मास्टर नहीं बनाएगा, गार्ड नहीं बनाएगा और बनाएगा स्टेशन मास्टर। संटिंग आदेश T806 3 कॉपियों में बनेगा और स्टेशन मास्टर इसको बनाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, कौन से सिग्नल के ब्लैंक ऑफ होने पर गाड़ी खड़ी करनी आवश्यक है। यदि कोई भी सिग्नल ब्लैंक ऑफ है तो गाड़ी तो खड़ी करना आवश्यक है ही। किसी भी सिग्नल के ब्लैंक होने पर गाड़ी आपको खड़ी करना पड़ेगा। यानी कि इसका उत्तर रहेगा ऑल ऑफ दीज, सभी इसके उत्तर रहेंगे। चाहे कोई सा भी सिग्नल हो, यदि ब्लैंक ऑफ है तो आपको वहीं गाड़ी खड़ी करनी है। 95 नंबर का प्रश्न है, डेड एंड किसका विकल्प हो सकता है। डेड एंड, डेड एंड लूप लाइन में भी होता है, मैं कभी कहीं कहीं सब लाइनों में हो जाता है, मेन लाइनों में भी होता है, जहां से आपकी ब्रांच लाइन होती है वहां मेन लाइनों में भी होता है। यानी डेड एंड कितना किसका विकल्प हो सकता है, सिग्नल ओवरलैप का,
ब्लॉक ओवरलैप दो ही दे रखे हैं, तो ब्लॉक ओवरलैप का तो डेड एंड हो ही नहीं सकता है, लाइन क्लियर देने का ब्लॉक ओवरलैप है। तो सिग्नल झुकाने का डेड एंड में अपन सिग्नल झुका सकते हैं, तो इसलिए सिग्नल ओवरलैप का। और कितने की संज्ञा दी गई है इसको, 120 मीटर की। ठीक है, 96 नंबर का प्रश्न देखेंगे। एनटीईएस से क्या तात्पर्य है? एनटीईएस से क्या तात्पर्य है? एनटीईएस नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। एनटीईएस का क्या तात्पर्य है? नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। यानी 96 नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा बी रहेगा, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। 97 नंबर का प्रश्न है, कंटिन्यूटी टेस्ट शुरू करते समय गार्ड कौन सा सिग्नल दिखाता है? जब कंटिन्यूटी टेस्ट शुरू कर रहा है, कंटिन्यूटी टेस्ट शुरू कर रहा है स्टार्ट करने के समय, उत्तर रहेगा इसका डी, दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती। लाल झंडी और लाल बत्ती दिखाएगा, दिन में तो दिखाएगा लाल झंडी और रात में दिखाएगा लाल बत्ती। कंटिन्यूटी टेस्ट शुरू करते समय गार्ड लाल झंडी या लाल बत्ती दिखाता है, कंटिन्यूटी टेस्ट स्टार्ट करते समय। ठीक है, 98 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 98 नंबर के प्रश्न में लिखा है एसीडी से क्या तात्पर्य है? एसीडी, एसीडी से क्या फुल फॉर्म देखनी है एसीडी की? एसीडी की फुल फॉर्म रहेगी सी, एंटी कोलिजन डिवाइस। सी फुल फॉर्म रहेगी एसीडी की, एंटी कोलिजन डिवाइस। अब एक एसीडी की तरह एक और होता है एफएसडी, एक होता है एफएसडी। एफएसडी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? एफएसडी की फुल फॉर्म रहेगी फोग सिग्नल डिवाइस, फोग सिग्नल डिवाइस। एफएसडी की फुल फॉर्म रहेगी फोग सिग्नल डिवाइस। ध्यान रहे, फोग सिग्नल डिवाइस। एक पहले इससे पहले जो हल करवाया था वीडियो, उसमें एक क्वेश्चन था कि यदि आप धुंध और कोहरे में एफएसडी काम नहीं कर रहा है, एफएसडी काम नहीं कर रहा है, तो लोको पायलट किस स्पीड से चलाएगा? तो लोको पायलट 60 से ज्यादा गति नहीं लेगा, 60 से ज्यादा गति से नहीं चलाएगा यदि उसका एफएसडी काम नहीं कर रहा है। तो सिग्नल फोग डिवाइस। 99 नंबर का प्रश्न देखो, देखो 98 का उत्तर सी रहेगा। 99 का देखो, प्रत्येक खंड के लिए मास्टर चार्ट कितने घंटे का बनाया जाता है? मास्टर चार्ट, मास्टर चार्ट, पहले मास्टर चार्ट क्या होगा? आपकी योजना होती है मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट क्या होती है? 24 घंटे के लिए उस सेक्शन की योजना होती है, जिस सेक्शन के लिए आदमी बैठता है, कंट्रोलर वगैरह बैठते हैं, उसकी योजना होती है। तो मास्टर चार्ट 24 घंटे के, उस योजना कितने घंटे की रहेगी? उसकी अग्रिम 24 घंटे की योजना रहेगी। 99 का प्रश्न रहेगा 24 घंटे। 100 नंबर का जो प्रश्न है वो देखो, 6 में से कितनी अग्निशामन बाल्टियां रेत से भरकर रखी जाएंगी? ध्यान रहे, अग्निशमन के लिए जो बाल्टी भरी होती हैं वो 6 बाल्टियां होती हैं। 6 में से 2 बाल्टी रेत की होती है और 4 बाल्टी पानी की होती है, यानी कि 2:4, 1:2 में रेत और पानी रहता है। रेत और पानी कितने अनुपात में रहता है? 1:2 में। 2 बाल्टी तो पानी की 2 बाल्टी तो रेत की रहेंगी और 4 बाल्टी पानी की रहेंगी। ठीक है, 101 नंबर का इंजीनियरिंग से संबंधित सवाल है। LWR से क्या तात्पर्य है? LWR से लॉन्ग वेल्डेड रेल। LWR का मतलब रहेगा लॉन्ग वेल्डेड रेल। इंजीनियरिंग से संबंधित सवाल है ये। 102 नंबर का प्रश्न देखेंगे, आपदा प्रबंधन में स्वर्ण घंटों का क्या अभिप्राय है? आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ध्यान रहे, भारत की जो अपनी इंडियन रेलवे है उसमें आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का जो स्वर्णिम अवसर है, आपदा प्रबंधन का जो स्वर्णिम घंटा है वो है दुर्घटना के बाद का 1 घंटा। स्वर्णिम घंटा रहेगा दुर्घटना के बाद का 1 घंटा। दुर्घटना के बाद जो पहला घंटा है वो स्वर्णिम घंटा माना गया है। ठीक है, आपदा प्रबंधन का 1 घंटा। अब देखो, दुर्घटना के बाद का 1 घंटा, सी सही रहेगा 102 का। 103 नंबर का प्रश्न देखेंगे, स्टेशन पर इंटरलॉकिंग के मानकीकरण को कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया है? इंटरलॉकिंग कितने प्रकार की होगी? इसमें कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया है? ध्यान रहे, इंटरलॉकिंग 4 स्टैंडर्ड होते हैं। स्टेशन पर इंटरलॉकिंग के कितने स्टैंडर्ड हुए? 4 स्टैंडर्ड होते हैं। 103 का उत्तर रहेगा 4, ए सही रहेगा। अब मैं एक क्लियर करके बता देता हूं। स्टैंडर्ड 1 में जो गति है वो 50 kmph की रहेगी, स्टैंडर्ड 2 में 110 की, स्टैंडर्ड 3 में 140 की और स्टैंडर्ड 4 में 160 की रहेगी। स्टैंडर्ड 1 में रहेगी 50 kmph की, स्टैंडर्ड 2 में रहेगी 110 kmph की, स्टैंडर्ड 3 में रहेगी 140 kmph की और स्टैंडर्ड 4 में रहेगी 160 kmph की। और दूसरी क्लियर करवा देता हूं आपको कि स्टैंडर्ड जो फर्स्ट में है उसमें डबल डिस्टेंट कभी भी नहीं हो सकता है। स्टैंडर्ड फर्स्ट में डबल डिस्टेंट कभी भी नहीं होगा। स्टैंडर्ड फर्स्ट में डबल डिस्टेंट नहीं होगा, जबकि 2, 3 और 4 जो स्टैंडर्ड है उसमें डबल डिस्टेंट हो सकता है। और डबल डिस्टेंट कहां होगा?
ये भी मैं क्लियर करवाऊं आपको कि माल गाड़ियों की जो ब्रेकिंग दूरी है वो 1 किलोमीटर से अधिक होने पर डबल स्टैंड आवश्यक है। माल गाड़ियों की जो ब्रेकिंग दूरी है वो 1 किलोमीटर से अधिक होने पर डबल स्टैंड आवश्यक है। ठीक है। 104 नंबर का प्रश्न देखेंगे। ब्लॉक वो पावर ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं? पावर ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्मली पावर ब्लॉक 2 प्रकार के होते हैं। नॉर्मली पावर ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं पावर ब्लॉक। हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं इसको। पावर ब्लॉक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्व नियोजित, एक तो पूर्व नियोजित जो पहले से नियोजित कर रखा हो योजनाबद्ध तरीके से, और दूसरा रहेगा आपातकालीन। दूसरा रहेगा आपातकालीन। एक तो पूर्व नियोजित, एक आपातकालीन। पूर्व नियोजित टीआरडी वाले जो काम करेंगे अपने योजनाबद्ध तरीके से वो पूर्व नियोजित रहेगा। आपातकाल जो विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन में लिया जाएगा। ठीक है। और ये भी दो तरीके, सारे पावर ब्लॉक पूर्व नियोजित हो चाहे आपातकालीन हो, ये 2 तरीके से होंगे। एक तो ब्लॉक सेक्शन में, जैसे इसको यूं समझेंगे, पूर्व नियोजित भी एक तो ब्लॉक सेक्शन में लिया जा सकता है। ठीक है। एक तो ब्लॉक सेक्शन में, और दूसरा रहेगा लोकल। दूसरा रहेगा लोकल। पावर ब्लॉक 2 तरीके से लिया जाएगा, एक तो पूर्व नियोजित और एक आपातकालीन। इसमें भी 2 भाग रहेंगे, पूर्व नियोजित ब्लॉक सेक्शन में या लोकल लिया जाएगा, और आपातकालीन में भी सेम इसी तरीके से 2 रहेंगे, एक तो ब्लॉक सेक्शन में और एक लोकल रहेगा। ठीक है। पावर ब्लॉक 2 प्रकार के होंगे, एक तो पूर्व नियोजित और एक आपातकालीन, और ये भी 2 प्रकार के रहेंगे, एक ब्लॉक सेक्शन का और एक लोकल। ठीक है। पावर ब्लॉक 2 प्रकार के हुए। अब इसका उत्तर रहेगा 104 नंबर के प्रश्न का 2 रहेगा, वो यहाँ बी रहेगा इसका। पावर ब्लॉक कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए। 105वां प्रश्न देखेंगे। मंडल स्तर पर, मंडल स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना कौन जारी करता है? मंडल स्तर पर आपदा प्रबंधन, मंडल स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना कौन जारी करता है? मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीआरएम होगा। तो मंडल स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना जारी करेगा डीआरएम। ध्यान रहे, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार, आप अपने भारतीय रेल में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। उसके अनुसार क्षेत्रीय रेलों में, जो क्षेत्रीय रेल होंगी, जैसे अपना हेडक्वार्टर से संबंधित है, एनडब्ल्यूआर है, डब्ल्यूआर है, डब्ल्यूसीआर है, सीआर है, डब्ल्यूआर है, इसके अनुसार जीएम, एजीएम या सीएसओ आपदा की घोषणा करने के लिए नामित किया गया है। आपदा की घोषणा करने के लिए क्षेत्रीय रेलों में नामित कौन किया गया है? यदि जीएम किया गया है, जीएम की अनुपस्थिति में एजीएम करेगा, एजीएम की अनुपस्थिति में सीएसओ करेगा। जीएम महाप्रबंधक, एजीएम अपर महाप्रबंधक, और सीएसओ मुख्य संरक्षा अधिकारी। ठीक है। ये कहां लिखा, कौन से अधिनियम में? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार। 106 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 105 नंबर का उत्तर हो गया बी। और 106 नंबर का प्रश्न देखेंगे। बीकानेर मंडल के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक का नाम, सीनियर डीओम का नाम, वर्तमान में सीनियर डीओम श्री जयप्रकाश रहेंगे। यानी कि 106 नंबर में बी सही रहेगा। 107 नंबर का देखो। फोइस, FOIS से क्या तात्पर्य है? FOIS से क्या तात्पर्य है? 107 का ए सही रहेगा। फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोएस का तात्पर्य रहेगा फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम से। ठीक है। 108 नंबर का प्रश्न है। भारतीय रेल नेटवर्क में कितने जोन है? भारतीय रेल नेटवर्क में कितने जोन है? और भारतीय रेल नेटवर्क में 17 जोन है। 16 जोन तो भारतीय रेल के हैं, और 1 जोन हमारा कोलकाता मेट्रो का गिना जाता है। इसलिए भारतीय रेल में कितने जोन हो गए? 17 जोन हो गए। हम बीकानेर डिवीजन एनडब्ल्यूआर में है, उत्तर पश्चिमी रेलवे में है। 109 नंबर का प्रश्न देखेंगे। एआरटी से क्या तात्पर्य है? एआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ए सही रहेगा। 109 नंबर में ए सही रहेगा, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ठीक है। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन एक होती है, स्पार्ट भी होती है। एक होती है स्पार्ट। स्पार्ट का अर्थ होता है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। स्पार्ट का अर्थ होता है सेल्फ प्रोपेल्ड इन एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। एक होती है ARME जो मेडिकल से संबंधित होती है, उसका फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। ध्यान रहे, ARME का फुल फॉर्म रहेगा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन,
स्पार्ट का फुल फॉर्म रहेगा सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, और ARME का फुल फॉर्म रहेगा एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर का, बीकानेर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक का क्या नाम है? ये तो आपको सबको पता है, जो परीक्षा दे रहे हैं सबको पता रहेगा। और समय समय पर आपका जो विभागीय पेपर है उनमें यदि आप जाते हो तो आपको सीनियर डीओम, DRM, GM ऐसे अधिकारियों के नाम याद करके जाना है, क्योंकि ऐसे अधिकारियों के नाम प्रत्येक पेपर में आते हैं। ठीक है, तो 110 नंबर का वर्तमान में राजीव श्रीवास्तव DRM है, बीकानेर डिवीजन के। आपका ये प्रश्न पूरा हो गया। ये पेपर जो 12 फरवरी 2022 को लगा था वो पेपर के पूरे 110 क्वेश्चन हो गए। अब इससे पिछले के जो 2 वीडियो में है वो इसी पेपर के दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रहे, नेक्स्ट मंथ में आपको गुड्स गार्ड का पेपर है। अपनी विभागीय परीक्षाओं में इन्हीं पेपरों में से बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, इन्हीं पेपरों में से बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। तो आपको ये प्रश्न हल करके देख करके जाने हैं, ये पेपर जो है वो एक बार रिपीट करके जाने हैं। अगले वीडियो में जनवरी महीने में 8 जनवरी का था शायद, संट मास्टर का पहली पारी का जो पेपर था, फर्स्ट पेपर था, वो पेपर का मैं हल करवाऊंगा। अगला वीडियो में उसका हल करवाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसका हल करवाऊंगा। उसके बाद अपना TC का पेपर है मेरे पास में, क्योंकि अग्रिम जो आगे है वो TC का पेपर भी लगने वाला है। बीकानेर डिवीजन में मैं TC का मॉडल पेपर भी डालूंगा, जो पहले पेपर लगा हुआ है वो पेपर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको भी मैं डालूंगा। ठीक है, धन्यवाद। अपने जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर जरूर करना। जिनने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।